नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईटीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर पढ़ा था, सबसे खतरनाक। तो हमने उस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा और हमें काफी कुछ चीजें सीखने को वहां पर मिली। और यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा वो हमारी जो डेली लाइफ से रिलेट करता है, यानी कि जो आज का समय जो चल रहा है, आज का युग जो चल रहा है, आज का टाइम जो चल रहा है, उससे रिलेट करता है। तो इसीलिए हमने उस चैप्टर को यहाँ पर एक बार रीड किया था और साथ ही उससे वो एक कविता है और उस कविता के भाव को भी हमने यहाँ पर जाना था। आज हम उसी यानी कि जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 है उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो निर्मला पुतुल जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, आओ मिलकर बचाएं, उसे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कविता है ये। और इसके बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो कवियत्री हैं निर्मला पुतुल जी, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जरा सा जानते हैं और फिर आगे अपनी कविता को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, निर्मला पुतुल जिनका जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1972 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। तो यहाँ पर जो निर्मला पुतुल जी हैं वो एक आदिवासी परिवार में जन्मी हुई है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो कविता है, आगे हम जब पढ़ेंगे इनकी कविता के बारे में, तो आप काफी सारी चीजें आदिवासी समाज के बारे में जानेंगे और किस तरह से, जैसे कि इन्होंने अपनी कविता का नाम ही रखा है आओ मिलकर बचाएं, तो किस तरह से ये जो आज की आबो हवा है समाज की, उसको एक तरह से उसमें इस जो हमारी एक पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता जो है, उसको बचाने की बात किस तरह से यहाँ पर निर्मला पुतुल जी कर रही हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि निर्मला पुतुल जी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनका जो आदिवासी जो परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका जो आरंभिक जीवन था, यानी कि जो शुरुआत से इनका जो बचपन था, बहुत ही संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन इनका बाधित रहा। देखिए, घर में जो शिक्षा का माहौल था, जो पिताजी थे, चाचा जी थे, वो दोनों ही शिक्षक थे, क्योंकि उस टाइम पे देखिए बहुत ज्यादा सैलरी या बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। फिर भी घर में जो है रोटी की समस्या थी, एक जॉइंट फैमिली थी, तो रोटी की समस्या थी, सभी लोग मिलकर रहते थे और अध्ययन जो है यानी कि पढ़ाई बाधित एक तरह होती रही। बीच बीच में मतलब रुक रुक के इनकी पढ़ाई हुई। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। और देखिए, क्योंकि परिवार में शिक्षा का माहौल था शुरू से ही, उनके परिवार में सभी जो लोग थे, पिताजी, चाचा जी, वो शिक्षित थे, टीचर थे, तो उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की, भले ही किसी तरह से की, लेकिन वो अपनी इस आर्थिक समस्या को दूर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो हमारे परिवार पर आर्थिक कष्ट हैं वो दूर हो जाए। तो ये सोचकर उन्होंने भी आगे जाकर पढ़ लिख कर नर्स बनने का जो है, नर्स बनकर शायद कुछ हेल्प मैं कर सकूं अपने परिवार की, ये सोचकर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और काफी समय बाद क्या किया? इग्नू से स्नातक की डिग्री पास की। संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा जुड़ाव इन्हें पहले से था। जो संथाली समाज है और संथाली समाज से जुड़ा जो राग बोध है, उससे इनका लगाव जो है काफी पहले से था। और नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। अब देखिए, अपने परिवार से, अपने समाज से इनका जुड़ाव जो है वो बचपन से ही था, लगाव बचपन से ही था। लेकिन जब इन्होंने ये नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जब बाहर आई, तो वहां पर इनका जुड़ाव जो है बाहरी दुनिया से हुआ। संथाली समाज से जुड़ाव तो पहले से था, उसके बाद इनका जुड़ाव जो है बाहरी दुनिया से भी इनका परिचय हुआ, बाहरी समाज से इनका परिचय हुआ। तो दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया
जो दोनों समाज थे, एक इनका अपना समाज और एक दूसरा जहां पर ये अभी रह रही हैं, उन दोनों समाजों की जो क्रिया प्रतिक्रिया थी, जिस उससे इनके अंदर जो बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो पाई। यानी कि जो उन्हें बोध हुआ, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे वो अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति की, हम कितने पानी में हैं। होता है ना कि इंसान को अपने बारे में तभी पता चलता है, अपने बारे में सही या गलत तभी पता चलता है जब वो दूसरे, अपने जो कॉम्पिटिटर हैं, जो दूसरे हैं, उनके बारे में जानता है कि नहीं वो तो वहां है, वरना उसको खुद लगता है कि मैं ही सही हूं, मैं ही अच्छा हूं। लेकिन अगर वो किसी दूसरे को देख ले तो तब जाकर उसको रियलाइज होता है, या तो ये रियलाइज होता है कि हाँ यार इससे तो मैं सही हूं, या फिर ये रियलाइज होता है कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने कहां तक मेहनत की है, मुझे अभी कितना और आगे बढ़ने की जरूरत है, कितना और परिश्रम करने की जरूरत है। तो एक कॉम्पिटिटर का होना, एक साथ में जो प्रतियोगी है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर इनका जो समझ का जो एक कॉम्पिटिटर थी, पहला वो अपना समाज था, और अब इन्होंने बाहरी दुनिया देखी थी। तो अब इन दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया ने इनके अंदर से एक बोध विकसित हुआ था, जिससे ये अपने परिवेश को समझने में सफल रही थी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। यानी कि जो आदिवासी समाज में जो विसंगतियां हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद उनकी दशा जो है वो खराब है। क्यों है? ठीक है, तो इस पर उन्होंने विचार किया। साथ ही कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, जो कुरीतियां जो है चली आ रही हैं, उसके कारण किस तरह से पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, उस पर उन्होंने विचार किया। और थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में रही है। यानी कि निर्मला पुतुल ने जितनी भी कविताएं, यानी कि जहां से उनको अपने परिवेश, अब देखिए परिवेश में उनका अपना समाज भी आ जाता है और उनके आसपास का जो वातावरण है, उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है, वो सब कुछ आ जाता है। यानी कि दोनों तरह के समाज इसमें आते हैं कि किस तरह से उन्होंने छोटी सी चीज के लिए बड़े बड़े समझौते किए। पुरुष वर्चस्व के ऊपर उनको यहाँ पर उन्होंने कविता लिखी है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि किस तरह से हो रही है, और शिक्षित समाज का जो दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथ की कठपुतली बनना, ये स्थितियां इन्होंने यहाँ पर बताई है, और यही इनकी कविताओं का केंद्र भी रही है। और आगे जैसे वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय करती हैं। यानी कि जो आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलू, क्योंकि देखिए आदिवासी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेन फ्रेम में नहीं आते हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों को लोग बहुत कम पहचान पाते हैं। तो उन्होंने इसी चीज का परिचय कराती हैं, और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। ठीक है, तो संथाली समाज के जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव चीजें हैं कि क्या क्या कुछ वो करते हैं प्रकृति के लिए, और जो नेगेटिव चीजें हैं कि किस तरह की कुरीतियां वहां पर हैं और जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर रही है, तो उनके बारे में वो बेबाकी से इस कविता में सामने रखती है। संथाली समाज में जहां एक और सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है, कठिन परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो दूसरी ओर उनमें अशिक्षा है, कुरीतियां हैं, शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। तो देखिए यहाँ पर जो आओ मिलकर बचाएं जो उनकी कविता है, इसके माध्यम से उन्होंने दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है। यानी कि किस तरह से जो संथाली समाज की पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, उनको भी उकेरा है, जो संथाली समाज की नकारात्मक चीजें हैं उनको भी उकेरा है। और वो कहती है कि हमें उस पॉजिटिविटी को बचाकर रखना है और नेगेटिविटी से दूर होना है, नकारात्मकता को दूर करना है, और जो सकारात्मकता उनके समाज में है उसको आगे बढ़ाना है और अच्छा करना है। बृहत्तर के संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ समाज और प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। ये कविता जो है बाहर के नजरिए से देखें तो ये कविता जो है उन चीजों को बचाने की बात करती है जो प्रकृति के लिए, समाज के लिए,
परिवेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। और जो कविता का मूल स्वर है और संथाली भाषा से हिंदी में रूपांतरण अशोक जी ने किया है, अशोक सिंह जी ने किया है। तो ये मुख्य रूप से निर्मला पुतुल जी द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई कविता है, जिसका अनुवाद यहाँ पर अशोक सिंह जी द्वारा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा मजेदार है हमारी ये कविता, और इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो कवियत्री बचाने के लिए कह रही हैं, जिसको कवियत्री बचाना चाहती हैं। तो कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो देखिए आप एक एक पंक्ति कितनी ज्यादा गहराई से यहाँ पर लिखी गई है, उसको जरा सा आप ध्यान से सुनेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि उन्होंने संथाली समाज जो है, जो उनका आदिवासी संथाली समाज है, उसके बारे में बताया है कि वहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी भी है लेकिन बहुत सारी सकारात्मकता है। प्रकृति से जुड़ाव है, प्रकृति से लगाव है, कठिन परिश्रम है और एक तरह से, लेकिन जो बुरी चीजें हैं वो है अशिक्षा और बहुत सारी कुरीतियां और साथ ही शराब की लत। तो अब जो है, क्योंकि समय बदल रहा है और उन्होंने दोनों परिवेशों को देखा है, उन्होंने जो बाहरी परिवेश है उसे भी देखा है और जो उनके अपने समाज का परिवेश है उसे भी देखा है। तो वो क्या कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। वो कहती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, यानी कि एक तरह से जो एक पर्दा होता है, जो एक कहते हैं कि यहाँ पर एक समाज की सभ्यता होती है, किसी भी समाज से रिलेटेड जो एक सभ्यता होती है, जो एक संस्कृति होती है, आज के टाइम में सब क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। यानी कि जो चीजें वहां पर होती है वही चीजें फॉलो हो रही है, भले ही वो सही और गलत है, और उसको नाम दिया जा रहा है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है हमारा। तो इन सब चीजों के नाम पर जो एक हमारी सभ्यता है, जो एक संस्कृति है किसी विशेष एक तरह से समाज से जुड़ी हुई, अब वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो कवियत्री सबसे पहले तो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रही हैं, जो उनकी बस्तियों में है, यानी कि जो हमारे आम समाज में है, जो हमारे किसी एक आम समाज से जुड़ी हुई है। वो कहती है शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, कि जो शहर की आबो हवा हमारे समाज को लगने लगी है, यानी कि अब जो है एक तरह से बहुत ज्यादा नशा, जैसे नशे की लत, शराब की लत, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें की धोखाधड़ी, ठीक, बहुत सारी चीजें जो समाज में इंसान को, उसको लगता है कि वो शहर में रहता है तो उसको सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए क्या करता है, फिर चोरी करता है, डाका डालता है, धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है और उस तरीके से वो पैसे कमाना चाहता है। और इसमें कई बार जो है वो पकड़ा भी जाता है, तो कई बार जो है उसे फिर अलग अलग तरह की नशे की लत भी लग जाती है और बहुत सारी चीजें, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता और उसका कत्ल तक कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेखिका अपने समाज की सभ्यता संस्कृति को बचाने की बात कह रही हैं कि जो ये धीरे धीरे सब सभ्यता खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, लोगों के अंदर से लोगों का जो ईमान है, जो धर्म है, जो एक तरह से लोगों के अंदर का विश्वास है, भरोसा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसको बचाने की बात सबसे पहले यहाँ पर कवियत्री कर रही है। आगे कहती है बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, बचाएं डूबने से
पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। वो कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। एक जो हांडी है जिसमें क्या बनाई जा रही है, शराब बनाई जा रही है। तो आओ मिलकर बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, यानी कि जो बस्ती एक टाइम तक जो जहां पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे, आज वो इस तरह की अलग अलग लतों से जो है भर गई है। और अब ऐसा लगता है कि वो उस केवल एक जो हांडी है उसी में डूबकर सारी बस्ती जो है खत्म हो जाएगी। यानी कि जब इंसान के अंदर इस तरह की चीजें आ जाती हैं, गलत जो लत आ जाती है, गलत एक तरह से जो नशा की लत आ जाती है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारियों से कटने लगता है, क्योंकि उसका सारा का सारा जो ध्यान होता है वो इन सब चीजों में चला जाता है। क्योंकि फिर उसके पास, आप देखिए, अगर उसको लत लग जाती है तो फिर वो अपने जरूरी काम के लिए जो बचाए हुए पैसे हैं या जो भी उसके पास है, वो उन सब चीजों को भी दांव पे लगाने लगता है। तो इन सब चीजों से बचाएं हम अपनी पूरी की पूरी बस्ती को, यानी कि जो हमारी बस्ती है, हम चाहते हैं कि यहाँ का कोई भी इंसान इस तरह का ना हो जो नशे की लत जिसको लगे या जो इस तरह के काम करे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर कवयित्री द्वारा लिखी गई कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। वो कहती है कि आज के टाइम में, आज के समय में जिस तरह से जो समाज है वो खूबसूरती, जैसे मैंने कहा कि सुंदरता को पसंद करता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा लोग खूबसूरत दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए तरह तरह की चीजें अपने फेस पर करवाते हैं, अपने चेहरे पर करवाते हैं, और एक तरह से वो सबसे अलग दिखना चाहते हैं, सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती है कि अपने चेहरे पर से संथाल परगना की माटी का रंग, कि वो कहती है कि आओ मिलकर बचाएं जो हमारे चेहरे पर ये संथाल परगना की माटी का रंग चढ़ा हुआ है। यानी कि हमारे लिए यही सबसे अच्छा है कि हम अपनी जमीन से जुड़े रहें, हम अपनी जमीन से जुड़े रहें। यानी कि हमें ये सब दिखावा, क्योंकि ये सब जो है बाहरी सुंदरता है, ये सब बाहरी चीजें हैं, हमें जो मेन चीज है वो है हमारी मिट्टी। हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, हम जमीन से जुड़े रहें, हमारे विचार जो है वो इतने साधारण हो कि वो हमारी धरती से हमें जोड़ कर रखे। भाषा में झारखंडीपन। और आज के टाइम आपने देखा होगा कि लोग जो है अपनी भाषा को छोड़कर, ठीक है, जिनको, जैसे अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो गढ़वाल कुमाऊं जो हमारे लोग हैं यहाँ पर उत्तराखंड के, कि वो क्या करते हैं कि भले ही उनसे हिंदी जो है क्लियर नहीं बोली जाती, क्योंकि अब उनको लगता है कि अगर मैं पहाड़ी बोलूंगा या मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो ये लोग मुझे गांव का समझेंगे, ये लोग मुझे कम समझेंगे। तो वो क्या करते हैं, हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, और हिंदी भी उनसे क्लियर नहीं होती, और वो साफ पता चल जाता है कि इनकी जो एक टोन है, ये पहाड़ का इंसान है या ये आपका मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपनी भाषा को, जैसे अगर हम हैं, हमें अगर हिंदी प्रॉपर आती है और हमें इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती, तो अगर कहीं पे हमें लगे कि यहाँ पर तो सारे के सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो शायद हमारी बेइज्जती हो जाएगी, शायद हमें कम आंका जाएगा, शायद लोग हमसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो चीज, ये जो डर है, ये हमारे अंदर हो जाता है और फिर हम अपनी भाषा का प्रयोग छोड़ देते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि हमें बचानी है ये सब चीजें, क्योंकि यही तो हमारी सभ्यताएं हैं, यही तो हमारी पहचान है। वो कहती है भाषा में झारखंडीपन। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल अंग्रेज बन जाऊं, मैं चाहूंगी कि मेरी भाषा में एक झारखंडीपन हो, एक टोन हो जो मुझे लोगों से सबसे अलग दिखाए कि मैं झारखंड से हूं, मैं झारखंड से हूं। तो वो कहती है कि मुझे बचाना है अपनी भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। वो क्या कहती हैं, आओ बचाएं ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन और जुझारूपन भी।
ठंडी होती दिनचर्या में। आजकल जो इंसान है उसकी दिनचर्या सचमुच जो है ठंडी पड़ चुकी है। यानी कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी मैंने पढ़ा था कि सबसे खतरनाक वह चीज होती है, यानी कि जो सपनों का मर जाना। जब इंसान के सपने मर जाते हैं, जब इंसान का एक तरह से उसके लिए कोई वजूद नहीं होता, उसका एक ही रूटीन होता है कि वो सुबह खाना खाता है, दिन में ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है, फिर अगले दिन उसी रिपीट करता है। उसे समाज से, दुनिया से या अपनी चीजों से कोई मतलब नहीं। तो सबसे खराब चीज है ये। और इस तरह से उन्होंने कहा इसे ठंडी होती दिनचर्या यहाँ पर कहा गया है कि ठंडी होती दिनचर्या में, जिसमें कोई जोश ना हो, कोई उत्साह ना हो, कोई जीवन के प्रति आस ना हो, कोई एक्साइटमेंट ना हो कि नहीं मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा और इस तरह से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। मैं जीवन की गर्माहट, यानी कि उन्होंने कहा ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट की लगे। हाँ, हम जीवित हैं, हम जीवित है। तो उन्होंने यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि जब इंसान को कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, मुर्दा इंसान कौन होता है? जिसकी बला से फिर संसार में कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि वो तो अब जा चुका है। अब उसके लिए रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ जो है मिट्टी के समान है, क्योंकि वो जा चुका है। तो सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना। तो यहाँ पर भी सेम चीजें कुछ इस तरह से बताई गई है कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। जीवन की गर्माहट यानी कि इंसान को लगे कि वो जीवित है, वो कुछ कर रहा है, उसके अंदर आशा है, उसके अंदर उत्साह है और उसके अंदर एक जोश है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? जीवन में एक गर्माहट लाती हैं, यानी कि एक लगता है कि हाँ हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमारे सपने हैं और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मन का हरापन, जैसे कहते हैं ना कि मन का सूनापन, तो ये उसका जस्ट अपोजिट है मन का हरापन। एक होता है कि जब बहुत ज्यादा हमारे अंदर निराशा आ जाती है तो हमारा मन भी सूना हो जाता है। कहीं पर भी कितना भी अच्छा संगीत बज रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मन से उदास हैं, हम मन से हारे हुए हैं। लेकिन अगर आपका मन खुश है, अगर आप मन से प्रसन्न हैं, तो अगर आपको लगेगा ना कि कहीं दूर भी आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा और अगर आप डांस के शौकीन हैं तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा डांस हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप क्या है? मन से प्रसन्न है। मन का हरापन, भोलापन दिल का। और जो आज के समाज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर काम करता है, यानी कि उसको ये लगता है कि बस मुझे वो काम करना है जहां से मुझे फायदा हो, सामने वाले को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान का यही उद्देश्य है कि मेरा काम सही तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर कहा है मन का, आजकल मुझे लगता है भोला, जिसको हम सीधा साधा भोला इंसान कहते हैं, ये शायद विरले ही देखने को मिलते हैं। लेकिन वो उसी भोलेपन को वापस लाना चाहती हैं कि जो दूसरों के लिए भी सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे, परोपकार का सोचे। ठीक है, मन का भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन। अब ये दो शब्द जो देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इनका मीनिंग है और आप एग्जाम में भी देखेंगे ना इन शब्दों का मीनिंग आता है कि क्या अर्थ है इसका। अक्खड़पन और जुझारूपन, एक होता है ना हम दूसरों के को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पोलाइट बन के रहते हैं, बहुत ज्यादा कि नहीं हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जैसे हैं हमें वही दूसरों को दिखाना है। हमारी भाषा में जो अक्खड़पन है, यानी कि जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे चलने का तरीका है, हमें किसी के लिए ये अपने तरीके नहीं बदलने हैं कि हम किस तरह से दूसरों के सामने या तो हम इसी तरह के हों या फिर हम दूसरों के सामने, यानी कि हमें दो तरह का व्यवहार नहीं करना है। हमारे अंदर जो अक्खड़पन है, जो जुझारूपन है, यानी कि किसी चीज पर अगर हम लग गए तो उसको कंप्लीट करने का, उसको पूरा करने का जो हमारा उद्देश्य है, एक अक्खड़पन जो है हमारे अंदर, एक जिद जो है हमारे अंदर, वो जिद जो है बचा कर रखनी है हमने।
ठीक है, ये नहीं कि दूसरे सामने वाले को देखकर कि नहीं अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सोचकर हम अपनी जो जिद हमने है की हुई है, जो अपने लिए जो हमारी जिद है उसको छोड़ दें। तो जो अक्खड़पन और जो जुझारूपन है उसको भी हमने बचाना है। भीतर की आग, यानी कि भीतर की आग का क्या अर्थ है कि हमारे अंदर जो भीतर एक आग है, आग अर्थात इसको नेगेटिव सेंस वाला आग नहीं कि दूसरों से जलन या दूसरों के लिए आग मन में, ठीक है, ये आग है पॉजिटिव वाली, जो एक आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये प्राप्त करना है। जो भीतर की आग है उसको बचाए रखना है, यानी कि ठंडे नहीं पड़ना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, मैंने तो 10 बार मेहनत कर दी फिर भी नहीं हो रहा है, या शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मैं ही ऐसा हूं, ये नहीं सोचना है। जो अपने भीतर की आग है उसको बुझने नहीं देना है, मेहनत करते रहना है, एक नहीं तो दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह नहीं तो चौथी जगह कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो वो भीतर की आग बचाकर रखनी है। धनुष की डोरी, धनुष की डोरी, वो तीर का नुकीलापन, वो कुल्हाड़ी की धार, वो जंगल की ताजी हवा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहती है, धनुष की डोरी, क्योंकि निर्मला पुतुल जी आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, तो वहां पर जो अस्त्र शस्त्र वो लोग प्रयोग करते हैं, जैसे उन्होंने कहा वो धनुष की डोरी, वो तीर का नुकीलापन, वो कुल्हाड़ी की धार और वो जंगल की ताजी हवा, वो सारी चीजें जो हमारे समाज की, जो हमारी सभ्यता की पहचान है, उन सभी चीजों को वो बचाना चाहती हैं। और वो कहती हैं कि जंगल की ताजी हवा को बचाना है। वो आज के समाज में देखिए उन्हें ये सब चीजें कैसे समझ आई, वो उनको ये सब चीजें तब समझ आई जब वो नर्सिंग करने के लिए अपने एरिया से बाहर गई हुई थी। तो उन्होंने देखा किस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, किस प्रकार से हम अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वनों के वन काट रहे हैं, और किस तरह से हम वहां पर अपने लिए जो है फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। तो और साथ ही अब देखिए ताजी हवा की बात की तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो जंगल के एरिया होते हैं उनको काट कर वहां पर फैक्ट्रीज लगवा दी जाती हैं, और एक तो जंगल कट गए, ऊपर से जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो जहरीली गैसें होती हैं, और उनका बढ़ना, जो बचा कुचा पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको भी खराब कर देता है। नदियों की निर्मलता, इन्हीं जगहों से निकलने वाली, आपने देखा होगा कि हमें अपनी सुविधाओं के लिए आजकल घर में फ्रिज भी चाहिए, ठीक है, एसी भी चाहिए, और टीवी, पंखा और गाड़ियां, ये तो सबके पास कॉमन, ठीक है। आज के टाइम में तो आप देखेंगे कि अगर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है, अलग से महंगे महंगे मोबाइल हैं। तो इन सब से निकलने वाली बहुत सारी खतरनाक रेडिएशन, बहुत सारी तरंगे, और साथ ही बहुत सारी जहरीली गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने ज्यादा हमारे पास संसाधन होंगे उतनी जल्दी ही हम ये सब चीजें क्या करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती हैं, और फिर ये क्या करता है, आसमान में जो हमारी ओजोन लेयर है उसको, उसका क्या कर देती है, क्षरण कर देती है, और धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है उसमें होल होते जा रहे हैं। और ये इससे क्या होता है, जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो आती हैं डायरेक्ट, जो है हमारी धरती पर पहुंचती हैं, और फिर उससे बहुत सारी स्किन रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां आ गई हैं कि जिससे इंसान जो है बिल्कुल भी बच नहीं पाता है। तो वो कहती है कि सबसे ज्यादा जरूरत है हमें जंगल की ताजा हवा को बचाने की, नदियों की निर्मलता को बचाने की। आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा ये हमारा एयर पॉल्यूशन है उतना ही हमारा वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। आजकल आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सबके जो सीवर होते हैं वो खोल दिए जाते हैं नदियों में,
और शहर का जितना भी कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, खास तौर पर प्लास्टिक जो है वो जब पानी में बहकर जाता है तो वो कभी नहीं सड़ता है और वो वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। पहाड़ों का मौन और जो पहाड़ों की शांति है, आजकल तो पहाड़ों का मौन भी भंग हो चुका है, क्योंकि लोग अलग अलग बहाने से, कोई एक तरह से पिकनिक के माध्यम बहाने से, कोई एक तरह से बहुत सारी चीजें लोगों ने पहाड़ को भी टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, और जो शांति पहाड़ में थी, और क्योंकि जब वो लोग वहां पर जाते हैं बहुत सारा एंजॉय करते हैं, तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो सारा कचरा भी वो लोग वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं, जिससे पहाड़ भी हमारे खत्म हो रहे हैं। पहाड़ों का मौन, और हम चाहते हैं कि दूर दूर तक हम जाएं, तो उतनी दूर के लिए हमने वहां पर सड़कें भी बनवा दी, और जिस कारण जो है आप देखेंगे कि आए दिन जो है हमारे पहाड़ जो है खत्म हो रहे हैं। गीतों की धुन, गीतों की धुन जो एक ट्रेडिशनल हमारे जो गीत होते हैं, जिनको हम अपने, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले जो हमारे लोक गीतों के बारे में, या इससे पहले हमने जो पढ़ा था हमारे भारतीय कलाओं के बारे में कि किस तरह से जो हमारी भारतीय कलाएं हैं वो हर क्षेत्र में, हर समाज में अलग अलग सभ्यता संस्कृति के आधार पर अलग अलग तरह से फल रही है, फूल रही है। यानी कि आज के समय में भी जो हमारा एक तरह से संगीत है वो लोक से जुड़ा हुआ है, आम जन से जुड़ा हुआ है। हमारी नृत्य कला जो है वो भी आम जन से जुड़ी हुई है, हमारी चित्रकारी जो है वो भी आम जन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर गीतों की धुन उन जो एक तरह से ट्रेडिशनल जो चले आ रहे जो रीति रिवाज हैं, जो सभ्यता संस्कृति है, उनसे जुड़े हुए जो गीत हैं, उनकी धुनों को बचाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही है। मिट्टी का सौंधापन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए कितनी सारी चीजें कर दी हैं, तो अब इंसान क्या करता है कि जो मिट्टी है उसमें भी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कि जल्दी से जल्दी पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदावार हो, और उससे ज्यादा सेल की जाए, बेचा जाए, उससे क्या है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, और जिससे जो है मिट्टी की जो एक रियल क्वालिटी थी, जो मिट्टी का एक तरह से जो सोंधापन था, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और हमारी जो सॉइल है वो भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रही है। तो वो मिट्टी का सौंधापन भी बचाने की बात कह रही है, और फसलों की लहलहाहट भी बचाने की बात कर रही है। तो देखिए वो कहती है कि जो फसलें जो लहलहाया करती थी पहले के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम पे आप गाँव में भी जाओगे तो देखिए जो पहाड़ के, हम अपने पहाड़ का एग्जांपल यहाँ पर देंगे, पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, लेकिन आजकल आप जाओगे अब के टाइम में आपको वहां पर भी 70-80% जो पहाड़ है वो पूरे बंजर दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, और इससे काफी ज्यादा पलायन जो है हो चुका है, और जो पहाड़ है वो भी बंजर हो चुके हैं। तो फसलें जो है अब बहुत कम हमें देखने को मिलती है पहाड़ों पर भी। तो वो सब चीज, और जबकि हमें पता है कि यही हमारा एक ट्रेडिशन है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, यही चीजें हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रखती है, लेकिन वो यहाँ पर इन सभी चीजों को बचाने की बात कर रही है। आगे कहती है नाचने के लिए खुला आंगन, वो कहती है कि बचाने की जरूरत है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए कुछ गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तो आज के टाइम में जो है इंसान के पास इतना ज्यादा समय भी नहीं है कि वो किसी कारण खुश होकर जो है अपने आंगन में जो है खेल सके, अपने आंगन में बैठ सके, अपने आंगन में नाच सके, अपने आंगन में घूम सके। गाने के लिए कुछ गीत, जो हमारे पुराने लोक गीत है, कि जहां पर जैसे हमने कहा कि नाचने के लिए खुला आंगन, जहां पर ग्रुप्स में जो हमारे लोक गीत गाए जाते हैं, जो हमारे लोक नृत्य किए जाते हैं, जहां पर बहुत सारी भीड़ में, यानी कि कम से कम 100-200 लोग जो है मिलकर इस तरह के नृत्यों को करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, और उसके लिए खुला आंगन आज कहीं पर नहीं है। और
कुछ गीत जो गाने के लिए, जो हमारे लोक गीत हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, उनको भी बचाने की यहाँ पर बात की है, अपने लोक नृत्य को बचाने की बात की है, लोक गीतों को बचाने की बात की है। हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट। आज के टाइम में इंसान जो है हमेशा प्रेशर में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। उसको लगता है कि आज मैंने गाड़ी की जरूरत पूरी कर ली तो कल मुझे मकान चाहिए, मकान की जरूरत पूरी कर ली तो मुझे अभी और भी बहुत सारे सुख के संसाधन चाहिए। और वो इस तरह की जरूरतों को पूरा करते 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 मुस्कुराना भूल जाता है, क्योंकि उसका एक ही रूटीन बन चुका है कि वो सिर्फ जो है पैसा अर्न करे, खूब सारा पैसा कमाए और अपने लिए सुख सुख के संसाधन इकट्ठा करे। तो मनुष्य, आपको पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाएं कभी भी, मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर उसको एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज की चाह शुरू हो जाती है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज की चाह शुरू हो जाती है, थोड़ी मात्रा में मिलता है तो बहुत ज्यादा की चाह शुरू हो जाती है। तो इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो इसीलिए आज के टाइम में, खास तौर पर आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जब एक ही साथ इंसान ये सोचता है कि मैं ढेर सारा पैसा कमा लूं, तो इस टाइम पे उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं कि वो थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा खिलखिलाकर जोर से हंसे। तो इसीलिए वो बचाना चाहती हैं उस थोड़ी सी खिलखिलाहट को, जो जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे एक तरह से जो हमारी परिवार के लिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। आज के टाइम में हंसना तो दूर, इंसान के पास रोने के लिए भी एकांत नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं पर थोड़ा सा अपनी परेशानियों से दो आंसू बहा दो तो चार लोग खड़े होकर आपकी बातें वहीं पर बनाना शुरू कर देंगे। तो रोने के लिए वो जो एकांत, कि इंसान एकांत में अपना दुख जो है कम कर ले, चार आंसू गिरा ले, वो भी जो है आजकल नहीं है। तो लेखिका उसे भी बचाना चाहती हैं, उस एकांत को भी कैद कर लेना चाहती हैं। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए मैदान। आज के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो हमारे समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो यही आया है कि जो बच्चों का जो जीवन था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। पहले के टाइम पर मुझे लगता है कि 99% बच्चे जो थे वो आउटडोर गेम्स खेला करते थे। जैसे ग्राउंड में निकल गए, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, कोई दौड़ने भागने का खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, या वो आपस में ही अपने कोई इस तरह से जिसमें दौड़ भाग खूब होती हो, छुआछूत का खेल खेल रहा है। तो बच्चे जो है घर से बाहर जाकर ज्यादातर खेला करते थे, और एक तरह से यही चीजें उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी सहायक होती थी। यानी कि बच्चा जो है खूब खेलता कूदता था और उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी, फिर वो घर आकर प्रॉपर डाइट खाता था, खाना खाता था, और जिससे उसका विकास भी होता था। समाज में जाता था, बहुत सारे बच्चों से मिलेगा, अलग अलग तरह के बच्चों से मिलेगा, तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ खेलेगा तो उसको एक कंपटीशन उसके अंदर आएगा कि मुझे भी उससे अच्छा बनना है। बहुत सारे बच्चों के साथ खेलेगा तो उसके अंदर भी एक शेयरिंग की भावना, जो शेयर करने की भावना आएगी, धैर्य की भावना आएगी। तो बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बच्चों का जीवन जस्ट अपोजिट पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो 99% जो है इंडोर गेम्स खेलता है, मोबाइल फोन देखता है, टीवी देखता है, कार्टून देखता है, रिमोट कंट्रोल जो गेम्स है उनको खेलता है। यानी कि इंडोर गेम्स खेलता है, जिस कारण वो घर के अंदर बैठा बैठा रहता है। ना तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है, ना उसका सामाजिक विकास अच्छे से होता है, ना उसका बौद्धिक विकास अच्छे से होता है, ना उसके अंदर धैर्य होता है। और इस कारण जो है वो पूरी तरह से एक बिल्कुल पुतला बनकर रह जाता है, जो कि हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये सारी चीजें नेगेटिव इफेक्ट करती हैं इंसान के शरीर पर। तो उस कारण वो क्या करता है, इस तरह से बच्चों के लिए कुछ मैदान बचाने की जरूरत है, पशुओं के लिए हरी घास बचाने की जरूरत है, और बूढ़ों के लिए पहाड़ की शांति बचाने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए लेखिका ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है अपनी कविता में
कि क्या कुछ जो है हमें बचाने की जरूरत है इस दौर में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है पढ़ी इस कविता में, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो कुछ पढ़ा है मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।